काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी पाता, ना कि वैसे जैसे दूसरे मुझसे उम्मीद करते थे। अब इस लाइन को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। अक्सर जिंदगी के आखिरी दिनों में लोगों को उन बातों का अफसोस, उन गलतियों का अफसोस नहीं होता जो उन्होंने की है, बल्कि उन बातों का अफसोस होता है जो वो जीना चाहते थे लेकिन जी नहीं पाए। ऑस्ट्रेलियन नर्स ब्रोनी वेयर ने सालों तक ऐसे पेशेंट्स के साथ काम किया जो अपने लाइफ के आखिरी फेज में थे। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो जो सबसे कॉमन जवाब आया वो यही था कि काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी पाता, ना कि वैसे जैसे दूसरे मुझसे उम्मीद करते थे। और यही से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ को आज एंड से देख रहे हो तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या होता? कोई गलती, या फिर ये बात कि आपने खुद को जिंदगी जीने का चांस ही नहीं दिया? कई बार आप कुछ करना चाहते थे लेकिन रुक गए, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन चुप रह गए। कई बार आप कोई रास्ता चुनना चाहते थे लेकिन मन में एक ख्याल आ गया, लोग क्या सोचेंगे। अगर ये सवाल आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर किसी फैसले से पहले, किसी सपने के सामने, किसी रिश्ते में, या फिर बस खुद को एक्सप्रेस करते वक्त अगर ये सवाल कभी भी आपके मन में आया है, तो फिर इसे समझना जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे फैसलों को शेप देती है, हमारी आवाज को, हमारे रिश्तों को, हमारे पहचान को, और कई बार हमारी पूरी जिंदगी को। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कोबिता राय, और आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजिकल इंसाइट और वेदांतिक विजडम से ये समझेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। इस बात का डर असल में आता कहां से है, कैसे ये डर हमारे डिसीजंस को क्वाइटली शेप करता है, और कैसे हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जीना छोड़ के दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। और एंड तक आपको ये पैटर्न क्लियरली समझ आ जाएगा कि असल में हो क्या रहा है और कैसे हम इस साइकिल से बाहर आ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करना है। पोस्ट अच्छा है, आपको पसंद भी है, लेकिन उसे पोस्ट करने से पहले आपके दिमाग में कुछ सवाल आ जाते हैं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे? कहीं लोग मुझे गलत तो नहीं समझ लेंगे? ध्यान दीजिए, अभी तक पोस्ट हुआ नहीं है, लोगों ने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन आपका मन पहले ही रिएक्शंस को जीने लगता है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह होता है। नई जॉब, नया बिजनेस, नया रिश्ता, अपने ऑफिस में अपनी बात रखना, या फिर बस अपनी पसंद, अपनी असली पसंद को एक्सप्रेस करना, हर जगह ये सवाल आता है, लोग क्या सोचेंगे। और सच ये है कि हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी लोग आपको जज भी करेंगे, लोग आपको गलत भी समझेंगे, और लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम उस जजमेंट को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं। किसी और का हमारे लिए कुछ सोचना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब हम इस चीज को साइकोलॉजी के लिए समझेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा माइंड सबसे पहले एक इल्यूजन बनाता है, जैसे हम एक स्टेज पर खड़े हैं और सबकी नजर सिर्फ हम पर है। तब हर एक मिस्टेक नोटिसेबल लगता है, हमारा हर मूवमेंट इंपॉर्टेंट लगता है। इसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा गया है। लेकिन असल में, रियलिटी में, लोग हमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोच लेते हैं। लेकिन इस इफेक्ट के वजह से हम खुद को बहुत ज्यादा विजिबल मान लेते हैं, और यही से एक और शिफ्ट हो जाता है। जब हम खुद को विजिबल मानते हैं, तब हमारा दिमाग विजिबिलिटी के साथ एक मीनिंग भी जोड़ देता है। विजिबिलिटी यानी जजमेंट। अब हमारा दिमाग फ्यूचर में चला जाता है और वो सोचने लगता है, अगर मुझे जज किया गया तो, अगर मुझे गलत समझा गया तो, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो। जो अभी हुआ भी नहीं है, माइंड उसे पहले ही जीने लगता है।
इसको कहते हैं इफेक्टिव फोरकास्टिंग। और जब ये विजिबिलिटी का फियर और फोरकास्टिंग साथ में मिलते हैं, तब एक और चीज होने लगती है। अब सिर्फ लोग क्या सोचेंगे नहीं रहता, ये बन जाता है मैं उनके नजरों में क्या दिखूंगा। और यही से शुरू होता है फियर ऑफ सोशल इवैल्यूएशन, यानी सिर्फ जजमेंट का डर नहीं, अपने वैल्यू खो देने का डर। क्योंकि एक्सेप्टेंस हमारे माइंड के लिए सिर्फ ओपिनियन नहीं होता, वो होता है सेफ्टी सिग्नल। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कई बार हम लोगों के राय से नहीं डरते, हम उस मीनिंग से डरते हैं जो हम उनकी ओपिनियन के ऊपर खुद डाल देते हैं। और इसी को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी काफी है। एक बार की बात है, एक राजा था, न्यायप्रिय राजा। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके कुछ अधिकारी उनके प्रजा को परेशान कर रहे हैं। राजा ने सच जानने का फैसला किया, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। तो उन्होंने अपने भेष बदले और एक साधारण इंसान की तरह बाजार पहुंच गए। बाजार जाकर उनको पता चला कि जो भी शिकायतें आ रही थी वो सच थी। सच में उनके अधिकारी प्रजा को परेशान करते थे। लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो आदमी उन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। राजा उनके पास गए और दोनों में बातचीत भी हुई। और बातों बातों में राजा ने उनसे कहा कि तुम अपने राजा से शिकायत क्यों नहीं करते। वो आदमी हंस पड़ा और बोलने लगा, राजा के पास भाई इतना समय कहाँ रहता है, और मान लो समय देकर मेरी बात सुन भी ले तो क्या पता वो विश्वास करे या नहीं। और बात यही खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उस आदमी के घर में राजमहल से संदेश आया। उसे दरबार बुलाया गया था। वो संदेश पढ़कर आदमी घबरा गया। वो सोचने लगा, जरूर मेरी शिकायत हुई होगी, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, शायद मुझे सजा देने के लिए बुलाया गया होगा। पूरे रास्ते वो इसी डर में जीता रहा। लेकिन जब वो दरबार पहुंचा तब उसने देखा कि सिंहासन पर वही इंसान बैठा है जिससे वो बाजार में मिला था। तब उसे समझ में आया कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद राजा थे। राजा ने उसकी ईमानदारी के लिए उसे सम्मान दिया, उन भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिया और फिर उस आदमी को राज्य की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी। और जो बात मुझे इस कहानी की इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि राजमहल का संदेश आना सच था, दरबार में बुलाया जाना भी सच था, लेकिन उस आदमी ने इसके पीछे का अर्थ जो निकाला वो गलत था। और कई बार लोग क्या सोचेंगे का डर भी इसी तरह का है। लोगों की राय से पहले ही हम उसके ऊपर खुद मीनिंग बना लेते हैं। हम कई बार लोगों के जजमेंट से ज्यादा उस मीनिंग से डरते हैं जो हम उस जजमेंट के साथ खुद जोड़ देते हैं। और यही से बात सिर्फ बिहेवियर की नहीं रहती, बात आइडेंटिटी तक पहुंच जाती है। और जब बात आइडेंटिटी तक पहुंच जाती है तब वेदांत एक और गहरे लेयर की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल ये है कि उनका कुछ सोचना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसे वेदांत में कहते हैं अहंकार। अहंकार यानी मैं और मेरा का भाव। ये वही हिस्सा है जो आपको एक पर्टिकुलर पहचान देता है, एक पर्सनल आइडेंटिटी देता है। यही वो हिस्सा है जो कहता है ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे थॉट्स है। जैसे एक इंसान एक मिरर के सामने खड़ा हो और कॉन्टिन्यूअसली अपने रिफ्लेक्शंस को एडजस्ट कर रहा हो। लोग कैसे देख रहे हैं मुझे, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। और धीरे धीरे वो इंसान अपने फेस से ज्यादा उस इमेज को रियल मानने लगता है। और जब ये इमेज रियल लगने लगती है तब हम अपने अंदर की चीजों को दुनिया में प्रोजेक्ट करने लगते हैं। जैसे अगर अंदर डाउट है तो आपको लगेगा कि सब लोग मुझे डाउट करते हैं। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है तो आपको लगेगा कि सभी मुझे जज कर रहे हैं। वेदांत में इसे अध्यासा कहा गया है। अध्यासा यानी एक चीज को दूसरी चीज समझ लेने की गलती, मन का वो भ्रम जहां हम एक वास्तविक चीज के ऊपर गलत लेबल चिपका देते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लेना और फिर उसी कल्पना को सच मान के डर जाना।
कई बार लोग क्या सोचेंगे का डर भी इसी तरह का है। लोग जो सोच रहे हैं और जो हम उसका मीनिंग बताते हैं, हमेशा वो सच नहीं होता। तो अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें तो हमें समझ आता है कि सबसे पहले माइंड किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है, फिर वो फ्यूचर में होने वाले जजमेंट को इमेजिन करता है, फिर एक्सेप्टेंस को सेफ्टी बना लेता है और फिर आइडेंटिटी जजमेंट के साथ जुड़ने लगता है। और फिर हम दुनिया को बिल्कुल वैसे देखने लगते हैं जैसे हम पहले से अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। और जब ये पूरा स्ट्रक्चर सामने आता है तब एक और सवाल उठता है कि इस चीज से बाहर कैसे निकले। और यहीं पे भगवद गीता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन देते हैं। भगवद गीता 3.35 में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कैसे इंसान को अपने मार्ग पर चलना चाहिए, कैसे अपना मार्ग चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के मार्ग पर पूरी तरह चलने से बेहतर है। ध्यान दीजिए, ये श्लोक सीधा लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करता है। कई बार हम गलत फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें अपनी जिंदगी अपनी नजरों से जीने की आदत नहीं है। हम अपनी जिंदगी किसी और के नजरिए से जीना चाहते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण इस बात को समझाते हैं कि इंसान को अपने मार्ग को पहचानना चाहिए और उस पर स्थिर रहना चाहिए, चाहे वो मार्ग परफेक्ट हो या ना हो, चाहे कोई उसे समझे या ना समझे, चाहे उस मार्ग पर चलते हुए कितनी भी गलतियां हो। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा नुकसान गलतियों से नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम अपनी जिंदगी को जीने के बजाय सिर्फ उसे एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इसका सॉल्यूशन कॉन्फिडेंस नहीं है, परफेक्ट बनना भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन है खुद के साथ अपना रिश्ता बदलना। और यही पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की जरूरत समझ आती है, क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इस बात की जिम्मेदारी दुनिया में दोगे। आप चाहोगे कि लोग आपको बताएं कि आप ठीक हो, लोग आपको बताएं कि आप एनफ हो, लोग आपको बताएं कि आप वैल्यूएबल हो। लेकिन लोगों की आवाज हमेशा एक जैसी नहीं होती। आज तारीफ मिलती है, कल आलोचना मिलेगी। आज एक्सेप्टेंस मिल रहा है, कल रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मेरी पहचान इन सब बातों से ऊपर नीचे होती रही तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं या फिर मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि मैं अपने साथ खड़ा हूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ देख सकता हूं, अपनी वीकनेसेस भी, मैं अपनी सक्सेस देख सकता हूं, अपनी गलतियां भी, और फिर भी अपनी वर्थ का फैसला इन चीजों से नहीं करता। और इसी बात को एक पुरानी कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। एक आदमी था, उसका एक बेटा था और उन दोनों का एक गधा था। वो लोग एक सफर पर निकले थे। शुरुआत में वो आदमी गधे के ऊपर बैठा था और बेटा साथ साथ चल रहा था। वो लोग कुछ ही दूर चले थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें देखा और बोलने लगे, देखो इस आदमी को, कितना बेशरम है, खुद आराम से गधे के ऊपर बैठा है और बच्चा चल के जा रहा है। आदमी ने सोचा ये तो सच बोल रहे हैं, तो वो आदमी खुद नीचे उतर के अपने बेटे को गधे के पीठ पर बिठा दिया और फिर वो दोनों चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से हो गई। वो लोग इस बार बोलने लगे कि देखो क्या जमाना आ गया, बेटा आराम से गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है और बूढ़ा बाप चल के जा रहा है। अब बेटा परेशान हो गया तो वो भी नीचे उतर गया। फिर उन्होंने सोचा हम दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो दोनों गधे के ऊपर चढ़ गए और फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें फिर से देखा और वो लोग इस बार बोलने लगे, देखो कितने निर्दयी लोग हैं, इतना बोझ डाला हुआ है उस जानवर के ऊपर। फिर उन्होंने सोचा कि ये भी सच है, हम दोनों उसके ऊपर बैठे हैं, तो वो दोनों नीचे उतर गए और फिर चलने लगे। अंत में कुछ लोग उन्हें ऐसे मिले जो उनको देखकर हंसने लगे, हंस हंस के बोलने लगे कि देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, साथ में गधा है लेकिन दोनों चल के जा रहे हैं। और अंत में उन्हें ये समझ आया कि प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम ये था कि वो सबकी आवाज को अपना जज बना रहे थे।
और जब वो सबकी आवाज़ों को सुन रहे थे, सबकी बातों को मान रहे थे, तब कोई भी फैसला सही नहीं लग रहा था। और ये कहानी हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा ज्ञान देके जाती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है या फिर फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि मैं सुन सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल भी सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी वर्थ का फैसला सिर्फ दूसरों के राय के हवाले नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों के पास आपको कहने के लिए हमेशा कुछ होगा, लेकिन जिंदगी आपकी है, आपको उसे जीनी है। और शायद सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि हर आवाज को अपना जज ना बना दिया जाए। कुछ आवाजों को सुनना होता है, कुछ आवाजों से सीखना होता है, और कुछ आवाजों को बस गुजरते हुए देखना होता है। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है, तब वो आवाजें गायब नहीं हो जाती, लेकिन वो आवाज डायरेक्शन तय नहीं कर पाती। और तब लोग क्या सोचेंगे, ये प्रेशर से ज्यादा सिर्फ एक थॉट लगने लगता है, जो आती है और चली भी जाती है। एक पेड़ की तरह जो किसी और के ओपिनियन से ग्रो नहीं होती, सिर्फ ग्राउंडेड रहती है। और जब भी आपका मन फिर से पूछे लोग क्या सोचेंगे, तो बस रुकिए और पूछिए खुद से, अगर मुझे किसी के अप्रूवल की या फिर किसी को वैलिडेट करने की जरूरत ना होती, तो मैं क्या चूज करता। और शायद हमारे जिंदगी के आखिरी दिनों में हमें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमने अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने की हिम्मत ही नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।